बात उन दिनों की है जब हमारा देश आजादी की दहलीज पे खड़ा था। भारत के बनने की कहानी में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए और इसने हमारे नेशन बिल्डिंग को काफी इफेक्ट किया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 1 लेके आ चुका हूं, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। साल पहले हमने तकदीर के साथ एक वादा किया था और अब वक्त आ गया है कि हम उस वादे को बखूबी निभाएं। आज जब मध्य रात्रि की घड़ी में पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जिंदगी और आजादी की नई सुबह के साथ जागेगा। ये स्पीच हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के आजाद होने के बाद कही थी। इस फेमस स्पीच को ट्रस्टी विद डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट भी कहा जाता है। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के साथ साथ भारत को हिंसा और बंटवारे का भी सामना करना पड़ा था। गांधी जी ने कहा था, कल का सूरज हमारे लिए खुशियों के साथ साथ मातम भी लेके आ रहा है। हमें बापूजी को उठाना नहीं चाहिए। रहने दो, उन्हें सोने दो। उन्होंने कहा जश्न की कोई वजह नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 3 सबसे बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज, इंटीग्रेटिंग इंडिया। जी हाँ, भारत को एकता के सूत्र में बांधना था। आपको लग रहा होगा तो बहुत आसान काम है, पर ऐसा है नहीं। अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने हैं, अलग अलग स्टेट है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज है, रिलीजन है। इन सभी को एकता में बांधना ये बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। दूसरा, इंडिया ने शुरू से ही डेमोक्रेसी की एक जंग लड़ी थी। अब उनका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भारत में एट एनी कॉस्ट डेमोक्रेसी लागू करनी है। अब आपको लग रहा है ये भी पॉसिबल है, पर ऐसा है नहीं। ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया को हम वोट देने का अधिकार दें। और पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसी कंट्रीज थी जहां पे वोट देने का अधिकार था। 100 सालों से लड़ते आ रहे थे हम डेमोक्रेसी के लिए। अब वक्त आ चुका था इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आना, माइनॉरिटीज को भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। अब हम बात करते हैं आखिर हमारे देश में पार्टीशन हुआ क्यों। आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बने। पार्टीशन के बीच मुस्लिम लीग की डिमांड में छुपा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग नेशन है, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसी सोच को बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत। एनसीईआरटी के स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। इसी के तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बन गए। जिन हिस्सों में मुस्लिम ज्यादा रहते थे उस हिस्से को पाकिस्तान, और जिस हिस्से में हिंदू ज्यादा रहते थे उस हिस्से को हिंदुस्तान का दर्जा मिला। ये सुनने में काफी आसान लगता है, पर उतना है नहीं, क्योंकि इंडिया का कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे बहुत सारे मुसलमान हो और कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। लेकिन फिर भी 2 ऐसे इलाके निकाले गए जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और उसको पाकिस्तान बनाया गया। इस मैप को देखिए। इस मैप में जो देश हाईलाइट हो रहे हैं वो पाकिस्तान है। अब आपके दिमाग में आएगा 2 पाकिस्तान कैसे। तो दरअसल 1947 में एक नहीं 2 पाकिस्तान बने थे। पहले पाकिस्तान का नाम था वेस्टर्न पाकिस्तान और दूसरे पाकिस्तान का नाम था ईस्टर्न पाकिस्तान। पार्टीशन से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जो माइनॉरिटीज के थे, यानी वेस्टर्न पाकिस्तान में पंजाबी और ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगाली लोग। और इसी पार्टीशन में शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के सबसे दर्दनाक पलों में से कुछ पल। भारत और पाकिस्तान में बड़ी बेरहमी से लोगों को मारा जाने लगा। लोगों की लाशें ट्रेन से कट करके आ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू और पंजाबियों के साथ हो रहा था, बल्कि मुसलमानों के साथ भी उतना ही हो रहा था जितना हिंदुओं के साथ हो रहा था। लोगों को जबरदस्ती अपने गांव छोड़कर भागने पड़े। हजारों की संख्याओं में महिलाओं को अगवा कर लिया गया, उनसे जोर जबरदस्ती कराया गया। बहुत सारे परिवारों ने अपने खुद की बहू बेटियों को कुएं में फेंक दिया ताकि अपने कुल की इज्जत बचा सके। तो आप देख सकते हो हजारों की संख्या में, ना लाखों की संख्या में लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहे थे। रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। इंडिया और पाकिस्तान में वायलेंस का चक्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 14 से 18 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा नहीं था कि सभी मुसलमान चाहते थे कि विभाजन हो या सभी हिंदू चाहते थे कि विभाजन हो। एक लीडर है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको लोग सीमांत गांधी भी कहा करते थे क्योंकि ये गांधी के अनुसार रहते थे। इनकी सोच थी कि हिंदू और मुसलमान कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। वो पूरी तरीके से 2 नेशन थ्योरी का विरोध करते थे। खैर, विभाजन के इतने खतरनाक चीजों को पढ़ने के बाद आइए बात करते हैं प्रिंसिपल स्टेट्स की। आजादी से पहले 565 रजवाड़े थे, और अगर ये रजवाड़े भारत से आज अलग हो जाते तो भारत का चेहरा कुछ इस प्रकार से हो सकता था। जी हाँ, देखा आपने, ये कुछ भारत का नक्शा होता। देखो, आजादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन सवाल ये था कि दरअसल कितने देश बन रहे हैं। 1,
2 या 565? एक तरफ तो हम ये सुनते आ रहे थे कि भारत फाइनली आजाद हो रहा है, तो आखिर ये 565 देशों की बात आ कहां से रही है? दरअसल 1947 में छोटे, मंझौले और बड़े मिला के करीबन 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का शासन तो था, पर इन राजाओं के पास खुद की अपनी फौज, खुद की अपनी करेंसी भी हुआ करती थी। इन राजवाड़ों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी, इसे पैरामाउंसी कहते थे। लेकिन जब अंग्रेज जा रहे हैं तो पैरामाउंसी भी खत्म हो जाएगी और रजवाड़े अपना अलग अलग देश बना सकेंगे। और ज्यादातर रजवाड़ों की यही सोच थी कि आजादी के बाद हम अपना अलग देश बनाएंगे। इन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक लेटर बनाया, उस लेटर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस लेटर पे साइन करने के बाद ऑफिशियली कोई भी रजवाड़ा भारत में शामिल हो जाएगा। देश की सबसे समृद्ध रियासत हैदराबाद ने अपनी आजादी का ऐलान 12 जून को ही कर दिया था। भोपाल के राजा अपने राज्य को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे। जूनागढ़ और जोधपुर ने भी नाक में दम कर रखा था। जोधपुर रजवाड़ा वो रजवाड़ा था जो उस समय पाकिस्तान की सीमा से भी मिलता था। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी रियासत थी। इसमें आज के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। इस रियासत पर हुकूमत करने वाले निजाम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। निजाम हैदराबाद को एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे और इसका ऐलान उन्होंने 12 जून 1947 को ही कर दिया था। हिंदुस्तान में साउथ में स्थित इस रियासत को भारत में मिलाए बिना संयुक्त भारत का सपना महज एक कल्पना होता है, महज एक सपना होता है। आजादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भी हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जो भारत में शामिल नहीं हुआ था। शामिल होना तो दूर, वो बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। नवंबर आते आते भारत ने हैदराबाद से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया। इसके तहत यह था कि हैदराबाद 1 साल तक ना ही अपनी बाउंड्री बनाएगा, ना ही पाकिस्तान में शामिल होने की बात सोचेगा। इसी बीच हैदराबाद में निजाम के लोगों ने आम किसानों को दबाना शुरू कर दिया और हैदराबाद में रह रही महिलाओं के खिलाफ अत्याचार स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जनता का गुस्सा निजाम के खिलाफ बढ़ता चला गया। हैदराबाद में निजाम की सेना का नाम था रजाकार। ये रजाकार लूटपाट, हत्या, बलात्कार सब करते थे। हैदराबाद में इतने ज्यादा दंगे हो चुके थे कि मजबूरन सितंबर 1948 को भारत सरकार ने तंग आकर इंडियन आर्मी को हैदराबाद में भेज दिया। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। और फाइनली हैदराबाद भारत में मिल गया। मैप का ये हिस्सा देखिए, ये राज्य है मणिपुर। यहाँ के राजा का नाम था बोधचंद सिंह। मणिपुर भी उन राज्यों में से एक था जो भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। और जून 1948 में मणिपुर के राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के तहत वहां पे चुनाव कराए। तो हम कह सकते हैं कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पे चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर के राजा पर जोर दिया कि वो भारत में शामिल हो जाए। और मणिपुर की कांग्रेस ने हर वक्त राजा को प्रेशराइज किया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो। और इस जोर के बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को सफलता मिली और मणिपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन भी कर दिया। खैर, ये साइन बिना किसी सलाह मशवरा के राजा ने प्रेशर में आके किया और आज भी मणिपुर की जनता इस बात से नाराज है। बंटवारे जैसा माहौल, मतलब हिंसा, आगजनी, पुलिस फायरिंग। अखबारों के पन्ने 1952 में इन खबरों से भरते जा रहे थे। भारत को आजाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे कि भारत के सामने दोबारा एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। 1920 में जब कांग्रेस ने नागपुर में अपना सेशन लिया तो वहां पे साफ साफ कहा था कि हम आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट को यह डर था कि कहीं हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो देश टूट भी सकता है। इसलिए इस डिमांड को, इस मांग को ठुकरा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, देश के कुछ हिस्सों में भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की मांग हो रही है, लेकिन हमारे सामने और भी बहुत सी समस्याएं हैं। इसलिए हमें इन समस्याओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो सबसे बड़ी जरूरत है वो भारत की सुरक्षा और स्थायित्व की। जब जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया तो उस समय भारत में 3 अलग अलग प्रकार के राज्य हुआ करते थे। पहली श्रेणी में वो राज्य आते थे जो आजादी से पहले के थे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। दूसरी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो बड़ी रियासत हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू, राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, जिसको हम आज का केरल कहते हैं।
और तीसरी श्रेणी में वो राज्य आते थे जो छोटी छोटी रियासतें हुआ करते थे, जैसे अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश और कुर्ग। उस वक्त भारत में कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जैसे मद्रास स्टेट में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ बोलने वाले लोग थे। उस समय मद्रास स्टेट में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने एक विरोध स्टार्ट किया। विरोध था कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनना चाहिए जिसका नाम रखा जाएगा आंध्र प्रदेश। इस आंदोलन ने जोर तब पकड़ा जब एक गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के अनशन पे चले गए। मैं अनशन पर जब तक बैठा रहूंगा जब तक आंध्र राज्य नहीं बन जाता और मद्रास उसकी राजधानी नहीं बन जाती, तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई। इसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में हिंसा स्टार्ट हो गई और आखिरकार दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना दिया। इसके बाद पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग ने जोर पकड़ लिया और भारत सरकार ने 1953 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद पेश की, यानी 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ली, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। आइए मैप के द्वारा समझते हैं ये 14 स्टेट्स कौन कौन से थे। खैर, मैंने आपको पहले उन स्टेट्स के नाम बता दिए हैं जो पहले से मौजूद थे। तो नए स्टेट्स कौन कौन से बने? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और केरल बने। पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यानी पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया, जबकि हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना। मध्य भारत में विंध्य प्रदेश, भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। बॉम्बे और हैदराबाद में कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को कुर्ग और मैसूर में जोड़ दिया गया, जिसका नाम 1973 में कर्नाटक पड़ा। तो ये है भारत का वो मैप जो 1956 में बना। और इसी के साथ गाइस फाइनली पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का पहला चैप्टर खत्म होता है। आई गेस आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको इस वीडियो में मेहनत दिख रही है तो भैया लाइक करें, शेयर करें और सुनो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा कि भैया मुझे और वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसने सदियों तक जंग लड़ी है आजादी की। आजाद होने के बाद अब उसके सामने फैसला था कि क्या वो लोकतंत्र स्थापित कर पाएगा। क्या लोकतंत्र स्थापित कर पाना ये सही फैसला होगा? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत बड़ी वीडियो में। आज है हमारा पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उस समय दुनिया में चीन, सोवियत यूनियन, कोरिया ऐसे बहुत सारे देश थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया, क्योंकि वो देश की एकता को बचा के रखना चाहते थे। अब इंडिया के लिए भी यही सवाल था कि क्या हमें लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, लोकतंत्र स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे देश टूट जाएगा। भैया लोकतंत्र स्थापित करने के लिए पहले एकता होनी चाहिए, एकता नहीं दिख रही है। लेकिन हमारे भारत के नेताओं ने इस फैसले को उठा लिया। एक ऐसा देश बनाने का सपना देखा जहां पे हर किसी को आवाज उठाने का हक हो। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से। पहली चीज थी, आप लोगों को पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर रेडी हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो हमारा देश लोकतंत्र हो चुका था। लेकिन अभी भी दूसरा पॉइंट बचता है, वो है चुनाव, इलेक्शन। भारत में चुनाव कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिना चुनाव के आप देश, एक स्वतंत्र देश ना एक डेमोक्रेटिक देश की कल्पना नहीं कर सकते। 1950 में चुनाव आयोग बनाया गया, जिसके हेड बने सुकुमार सेन। सुकुमार सेन का मेन काम यह नहीं था कि भारत में पहला चुनाव कराना है। उनका मेन काम था कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है पहले चुनाव के द्वारा। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इतना बड़ा देश, इतनी विभिन्नताओं के लोग यहां रहते हैं, अलग अलग भाषा, संस्कृति, गरीब अमीर, हर प्रकार के लोग यहां रहते हैं। सबको जोड़ना और सबसे चुनाव करवाना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि पहला चुनाव है और पहला हर बार स्पेशल होता है। तो क्या किया गया? तो पूरे इंडिया में सुकुमार सेन ने कहा कि एक मतदाता सूची बनाई जाए। मतदाता सूची बनने में काफी टाइम लगा और जब मतदाता सूची पब्लिश हुई तो सबको हिला के रख दिया। क्यों? इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम गलत थे। जी हां बालको,
सोचिए कि जब पहला चुनाव आने ही वाला है, हमने जो है नॉमिनीज के नाम ले लिए हैं, हमने जो है सभी वोटर्स जितने भी वोट देने वाले हैं उन सब के नाम रजिस्टर कर लिए हैं, इसके बाद 40 लाख महिलाओं के नाम फ्रॉड। कैसे फ्रॉड? उन सब में से सबके नाम यही थे, फलाना की बहू, फलाना की बेटी, उनका कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं थी। अब इंडिया क्या करे? क्या इंडिया इन्हीं नामों को चलने दे? अगर हाँ, तो सबको वोट देने का अधिकार ये साबित नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं तो दोबारा से इन 40 लाख महिलाओं के पास जाना होगा, दोबारा से इनका नाम कराना पड़ेगा। इंडिया ने दूसरे रास्ते को चुना। इंडिया ने दोबारा से कोशिश किया कि जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक इन नाम को ठीक किया जाए। पहली बार भारत में चुनाव होने वाला है, 17 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं। ये कोई आसान काम तो नहीं है। 3 लाख लोगों को जोड़ा गया कि आप जो है प्रॉपर तरीके से इलेक्शन को करवाइए। फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद आता है वो ऐतिहासिक दिन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, और इस इलेक्शन को सफलतापूर्वक होने के बाद पूरी दुनिया हिल गई। पूरी दुनिया ये मान रही थी कि इतना बड़ा देश कभी इलेक्शन नहीं कर सकता। हमने वो किया था जो अभी तक आसपास के देशों ने किसी ने नहीं किया। अब ऐसा नहीं था सिर्फ फॉरेनर से इंडिया की बुराई कर रहे थे, हिंदुस्तानी संपादक भी कह रहे थे कि नेहरू जी एक सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। लेकिन एट द एंड हमने सभी लोगों को गलत प्रूफ किया और पहला चुनाव सफल करवा लिया। अब वो दिन आया जिस दिन चुनाव का रिजल्ट था। रिजल्ट ये था कि 489 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़े रूप से जीत चुकी थी। सिर्फ पहला ही नहीं, आप इस मैप को देखिए। इस मैप में पहला चुनाव 1952, दूसरा चुनाव 1957, तीसरा चुनाव 1962। तीनों चुनाव में कांग्रेस को पहले चुनाव में 364, दूसरे चुनाव में 371 और चौथे चुनाव में 361 सीट मिली, जो अपने आप में बहुत ज्यादा थी। कांग्रेस जो है लगातार 3 साल से जीतती आ रही थी। इसी को कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली कहते थे। लगातार 15 साल से कांग्रेस का जीतना ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरी इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह कांग्रेस जीती। 2 स्टेट्स आप देख सकते हो, पहले ट्रावणकोर जो आज के टाइम पे केरल है, और जम्मू कश्मीर, यहां दोनों पे ही कांग्रेस की सरकार नहीं रही। केरल में उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी और जम्मू कश्मीर में उस समय की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। इन दोनों स्टेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह कांग्रेस का ही राज था। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है क्या, कि धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियां अपने अपने राज्य में उठती चली गई, और धीरे धीरे बाद में कांग्रेस की पावर कम होती चली गई। लेकिन फिलहाल अभी तक कांग्रेस जीत चुकी है। तो आखिर कांग्रेस के जीतने की वजह क्या है? तो कांग्रेस के जीतने की मोटी मोटी 4 वजह है। पहली, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। दरअसल 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई। कैन यू इमेजिन 1885, कितनी पुरानी जो है कांग्रेस है। तो पहला रीजन यही था कि इतनी पुरानी पार्टी थी तो भैया क्यों नहीं जीतेगी। दूसरा, इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता थे। अब चाहे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, के कामराज हो, किसी भी नेता को उठा के देख लो, सब के सब नेता अपने आप में बहुत पावरफुल थे। तो आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर ओपोजिशन की कमी थी। हर तरफ बेहतरीन बेहतरीन नेता थे, और नेता कहां के थे? वो सारे के सारे नेता जो थे वो सब कांग्रेस के अंदर आते थे। तीसरी वजह थी कि भैया आखिर देश को आजाद किसने कराया? देश को आजादी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने कराया। तो ऑब्वियस सी बात है, देश की बुनियाद, देश की आजादी की बुनियाद यहीं से शुरू होती है, तो इनका जीतना तो तय था। एंड फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग थे, चाहे वो ईस्टर्न के हो, चाहे वो वेस्टर्न के हो, चाहे वो फार्मर्स हो, किसान हो, चरमपंथी हो, नरमपंथी हो, रेडिकल हो, किसी प्रकार के किसी भी सोच के लोग थे, वो सब के सब सोच के लोग कांग्रेस के अंदर शामिल थे। तो कांग्रेस जो है कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, पूरी इंडिया में फैली हुई थी, और कोई एक फिलॉसफी वाली पार्टी नहीं थी, हर फिलॉसफी की पार्टी थी वहां पे। तो आप कह सकते हो कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। तो यही 4 वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस 15 सालों तक देश में जीतती रही। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी मैं आपको एक बात बोल दूं, बहुत सारी छोटे मोटे दल जो थे वो कांग्रेस के खिलाफ थे। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या किसी प्रकार की कोई भी पार्टी हो, वो सब पार्टी धीरे धीरे जो है कांग्रेस के विपक्ष में आने लग गई। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई क्रेजी था, हर कोई पागल था कांग्रेस को लेकर। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे रहे हैं, बहुत सारे जिले ऐसे रहे हैं जहां पे कांग्रेस प्रॉपर तरीके से जीत नहीं पाई। यह भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में विपक्षियों का भी बहुत रोल प्ले है। आगे बात करते हैं। अब आखिर ये ऑपोजिशन करता क्या है? आखिर इंडिया को ऑपोजिशन चाहिए क्यों? देखो मैं एक बात बोल दूं कि अगर लोकतांत्रिक है तो लोगों का तंत्र है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? जनता का सोकल शासन। जब तक जनता शासन नहीं करेगी, जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जनता कौन है? ये नेता लोग। नेता लोग कौन है? वे जनता। तो भैया कुछ अलग तो है नहीं। ऑपोजिशन अगर बोलेगी नहीं कांग्रेस को, तो भैया कांग्रेस जो है डिक्टेटरशिप में जा सकता है। इसीलिए ऑपोजिशन का होना बहुत ज्यादा रोल प्ले था। पहले आम
चुनाव से लेके तीसरे आम चुनाव तक, चाहे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर जगह कांग्रेस का विरोध भी हुआ है, ऑपोजिशन ने किया है। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। इसने कांग्रेस को और साथ के साथ इंडिया की डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग किया है। जब तक कोई बोलने वाला ना हो ना कि तू ये गलत कर रहा है, तब तक डर नहीं लगता। कांग्रेस को बोलने वाले लोग थे, इसलिए कांग्रेस ने अच्छा किया। तो आप कह सकते हो कि ऑपोजिशन की वजह से एक बैलेंस बना रहता है कांग्रेस में और उनके ऑपोजिशन में, क्योंकि भैया यही जो है एक बैलेंस क्रिएट करता है डेमोक्रेसी के बीच में और डिक्टेटरशिप के बीच में, जो बाकी देशों में कम देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे विपक्ष जो थे कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे, ना, सब मिलके काम करते थे। इस समय जो है ऑपोजिशन का काम होता है एक दूसरे की टांग खींचना, लेकिन उस समय था ऑपोजिशन काम कि भैया जहां तुम गलत हो वहीं आपको बोलना, इसके अलावा बोलना नहीं। फॉर एग्जांपल बी आर अम्बेडकर जी जो थे तभी बोलते थे जब कांग्रेस कुछ गलत करता था। तो आप कह सकते हो राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सब के सब लोग जो थे वो तभी कांग्रेस को या तभी लीडर्स को बोलते थे जब वो कुछ गलत करते थे। तो ये दिखाता है क्या कि भैया उस समय जो हमारी डेमोक्रेसी थी वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। और किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ चुनाव, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑपोजिशन। इन तीन लोगों ने जो है हमारे देश के लोकतंत्र को बना के रखा। सो बालको, हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर डाउट तो था कि चुनाव होगा नहीं होगा, कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन 1952 से लेके 1967 तक 3 आम चुनाव में कांग्रेस ने साबित कर दिया कि भैया उससे बड़ा कोई है नहीं। इसके साथ साथ ऑपोजिशन भी उसी तरीके से फलता फूलता रहा जिस तरीके से उसे फलना चाहिए था। आज अगर देखा जाए इंडिया में, तो आज कांग्रेस की पावर नहीं है, किसी और पार्टी की पावर है। तो ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में मोटी मोटी 5-6 चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले आने वाला है आप लोगों के लिए कि कांग्रेस आखिर क्यों जीती, पहला पॉइंट। दूसरी वजह आपको आने वाला है कि भैया आखिर ऑपोजिशन का क्या रोल प्ले होता है वहां पे, जो आपको बताना है। तीसरा पॉइंट आने वाला है कि पहले आम चुनाव में, दूसरे आम चुनाव में, तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। चौथा आने वाला है कांग्रेस सिस्टम किसे कहते हैं, और लास्ट आने वाला है ऑपोजिशन का रोल। इसके साथ साथ आपके इस चैप्टर में बहुत सारे पार्टियों के नाम दे रखे हैं। इन पार्टियों के नाम के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा माइंड मैप बना रखा है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही भैया हमारी खुद की किताब है इंग्लिश कोर की, आप उसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। एंड वंस अगेन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, काफी छोटी वीडियो थी पर इफेक्टिव थी। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए भैया हमारे प्लेलिस्ट से जाके जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। कल्पना कीजिए एक ऐसे राष्ट्र की जिसने सदियों तक संघर्ष किया हो, जहां गरीबी, भुखमरी और गुलामी की बेड़ियों ने समाज को बहुत सालों से जकड़ के रखा हो, और अब वो राष्ट्र आजाद हो चुका है। अब उसके पास एक मौका है अपने भविष्य की दिशा तय करने का। क्या वह राष्ट्र है जिसे दुनिया सिर्फ एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश मानती थी, वो विकास का एक नया मॉडल तैयार कर पाएगा? ये वो समय था जब आजाद भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर भारत कौन सा विकास का मॉडल चुनने वाला है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। तो आइए शुरू करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय चीन, म्यांमार और सोवियत यूनियन में एक तानाशाही शासन चल रहा था, एक कम्युनिस्ट शासन चल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने लोकतंत्र को चुना। भारत ने चुना कि भैया हम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जनता को दांव पे नहीं लगा सकते। तो इसी को देखते हुए भारत ने प्लान डेवलपमेंट की सोची। प्लान डेवलपमेंट आखिर ये क्या होता है? जब देश का डेवलपमेंट, देश का विकास प्रॉपर तरीके से प्लान रूप से हो, उसे बोलते हैं प्लान डेवलपमेंट। अब भारत ने 1951 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया। जैसे कि नाम में छुपा हुआ है 5 ईयर प्लान, मतलब 5 साल के लिए प्लान बनाएंगे। दरअसल ये पॉलिसी हम लोगों ने उस समय के सोवियत यूनियन से लिया था। इसके तहत यही था कि कोई भी देश 5 साल के लिए प्लान बनाएगा। इंडिया ने भी इसी स्ट्रैटेजी को चुना और 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। देखो, जब 1951 में प्लानिंग की बात चल रही थी, उस समय देश गरीब था। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, लोगों के पास रहने को घर नहीं था, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज की चीजें भी नहीं थी। इस समय हमें एक ऐसा विकास करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना
5 ईयर प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपना विकास तय करना है, इसलिए भी कि भैया विकास कैसे होने वाला है उसकी कदम अब स्टार्ट कर दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने कृषि पे ध्यान दिया। भारत ने पहले से ही सोचा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर हम कृषि पे, एग्रीकल्चर पे ध्यान दें तो देश का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। और एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक हर जगह फैली हुई थी। इसीलिए हम लोगों को एट एनी हाउ अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करना था। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू तो हो गया था, लेकिन क्या ये सफल हो पाया? दरअसल फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। ऑब्वियस सी बात है, हम एग्रीकल्चर से देश के डेवलपमेंट को नहीं देख सकते हैं। देश में डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं और देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, और जिस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है उस देश में सिर्फ इकलौता एग्रीकल्चर सब कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने प्लान को चेंज किया और फिर स्टार्ट हुआ 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट उस समय के पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इस 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर से कंप्लीटली अपने आप को हटा के इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन द सेंस 1951 से लेकर 1956 तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, और सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 पे हम लोगों ने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। हम लोगों ने सोचा कि अब हमें अपना इन्वेस्टमेंट, हमें अपना सेविंग बढ़ाना पड़ेगा ताकि देश में इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट हो सके। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने भाखड़ा नागल डैम, इसके साथ साथ स्टील, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया। अब देखो, सेकंड 5 ईयर प्लान काफी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लोगों को फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमें सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर का। बहुत सारे लोग कहते थे कि भैया एग्रीकल्चर भारत की नींव है, जैसे चौधरी चरण सिंह का कहना था कि भैया एग्रीकल्चर से ही आप देश का विकास कर सकते हो, गरीबों को रोजगार दे सकते हो। और बहुत सारे लोग, नेहरू जैसे बहुत सारे लोग मानते थे कि नहीं, अगर हम इंडस्ट्रीज पर डेवलपमेंट करेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे तो देश का विकास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो भारत में दो कैटेगरी के लोग आ चुके थे, एक वो जो इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में थे और एक वो जो एग्रीकल्चर के सपोर्ट में थे। अब सवाल ये आता है कि भारत ने कौन से मॉडल को चुना? उस समय दुनिया में दो मॉडल थे। पहले मॉडल का नाम था कैपिटलिज्म, जिसे बोलते हैं पूंजीवाद, और दूसरे मॉडल का नाम था सोशलिज्म, जिसे बोलते हैं समाजवाद। कैपिटलिज्म में पूरा कंट्रोल जो होता है कैपिटल लोगों यानी पूंजीपतियों के हाथ में होता है, और सोशलिज्म में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट किसको चूज करने वाला है? क्या गवर्नमेंट अपने देश को कैपिटलिस्ट लोगों को दे देगा, या गवर्नमेंट पूरे देश को खुद सोशलिज्म के हिसाब से चलाएगा? अब हमारा इंडिया एक गरीब कंट्री था, ना ही गवर्नमेंट के पास इतनी पावर थी कि पूरे देश को चला सके, और ना ही प्राइवेट लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे देश को चला सके। तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों का मिक्स यूज किया और हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना। इसमें यह था कि भैया कुछ चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में भी दे दी गई और कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में भी कर लिया। तो देखा जाए तो हमने पूरी दुनिया के लिए एक तीसरा ऑप्शन दिया कि जो कैपिटलिज्म या सोशलिज्म में नहीं जाना चाहते वो हमारी तरह मिक्स इकोनॉमी को अपना सकते हैं। लेकिन इस मिक्स अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गया। डिबेट था कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। बहुत सारे लोग मानते थे कि हम लोगों को अमेरिका की तरह कैपिटलिज्म को अपना लेना चाहिए, क्योंकि भैया वो जो है एक बहुत अच्छा तरीका है देश के डेवलपमेंट के लिए। और बहुत सारे लोग ये मानते थे कि नहीं भैया, हमें पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से सोशलिज्म जो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन में है, उसको अपना लेना चाहिए ताकि हमारे देश में जो है समाज सेवी कल्याण हो सके। तो भैया इस दुविधा में कि भैया कैपिटलिज्म बेटर है या सोशलिज्म बेटर है, इसी ने कोल्ड वॉर की भी स्टार्ट की थी। और 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया तो हम लोगों ने इंडिया में कैपिटलिज्म को ज्यादा बढ़ावा दे दिया। इसी के तहत आपको याद होगा इंडिया में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी, जिसके तहत हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को चूज किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1991 के बाद भारत ने कैपिटलिज्म को ज्यादा अपना लिया, लेकिन स्टार्टिंग में भारत ने मिक्स इकोनॉमी अपनाया और ज्यादातर जो था प्रॉपर फोकस किया सोशलिज्म पे, समाज सेवा पे। पहले ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था,
लेकिन सीबीएसई ने जो है इस चैप्टर को काफी ज्यादा काट दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है केरला प्लान। केरल का एक मॉडल अपनाया गया था। दरअसल 1980 में केरल ने अपने आप में केरल प्लान स्टार्ट किया, जिसके तहत उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय, इन सब पे ध्यान दिया, उन्होंने सामाजिक कल्याण पे ध्यान दिया। तो आप कह सकते हो कि 1980 में अपनाया गया केरल मॉडल आज के टाइम पे इंडिया के लिए एक मिसाल बन चुका है कि हम भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पे ध्यान दें तो केरल की तरह अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। दरअसल अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्टार्टिंग गुजरात में हुई थी। हमारे देश के मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन, उन्होंने अमूल की स्टार्टिंग की। अमूल या यूं कहा जाए व्हाइट रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। इसकी स्टार्टिंग हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया था। तो आप कह सकते हो लाल बहादुर शास्त्री और वर्गीस कुरियन ने मिलकर इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आ गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेज में स्टार्ट हुआ था। एक हुआ था मिड ऑफ 1965 टू 75 और दूसरा फेज था मिड ऑफ 1975 टू 85। इन दोनों ही फेज में हरित क्रांति ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। दरअसल उस समय इंडिया के बीजों को मैक्सिको के बीजों से मिला के एक अलग बीज बनाया गया जिसका नाम रखा गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दैट इज HYV सीड्स। इस सीड्स के तहत इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मतलब कृषि जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लग गई, कृषि में बहुत ज्यादा जो है बदलाव आ गया। गेहूं और चावल के उत्पादन में लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद एक आता है ब्लू रेवोल्यूशन, जिसे हम नीली क्रांति भी कहते हैं। नीली क्रांति नाम में छुपा हुआ है, ब्लू कहाँ होता है? ओशियंस में। तो मछली पालन को डेवलप करना, मछली पालन को सेव करना, ये ब्लू रेवोल्यूशन में आता है। इसके बाद आता है आपका येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन में नाम में छुपा हुआ है भैया तिलहन, तेल, ऑयल सीड्स की बढ़ोतरी करना, ऑयल सीड्स को बढ़ाना, ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसे बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान भी आता है बालको आपके सामने, जिसका नाम है बॉम्बे प्लान। दरअसल 1944 में भारत के कुछ उद्योगपतियों ने बॉम्बे में एक प्लान किया, इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। इस मीटिंग में उस समय के JRD टाटा, बिरला, ठाकुरदास और न जाने कितने बड़े बड़े बिलियनर मौजूद थे, जिन्होंने आज़ादी से पहले ये प्लान बनाया था कि हम देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे और हम जो है इन्वेस्टमेंट को और दोगुना कर देंगे ताकि देश में जो है डेवलपमेंट हो सके। इसी प्लान को बॉम्बे प्लान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया इतना सही है चैप्टर। जी हाँ बालको, हर इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, इसके साथ साथ जो है क्या होता है प्लान, हमारे डिबेट्स हमने पढ़ लिए कैपिटलिज्म सोशलिज्म में, मिक्स इकॉनमी, और उसके बाद जो है आपके कैपिटलिज्म सोशलिज्म में। इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया भैया एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। इसके बाद हमने व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ लिया। हमने बॉम्बे प्लान और केरल प्लान भी पढ़ लिया और इसी के साथ जो है चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि भैया आज जिस देश की आप कल्पना करते हो, जिस देश को आप देखते हो, दरअसल ये 1950 में प्लानिंग कमीशन के बनने के साथ ही शुरुआत हो जाता है। तो हमें जो है अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, हमें अपने मिनिस्टर्स को, हमें अपने नेताओं को याद करना चाहिए जिन्होंने देश के विकास के लिए इतना रोल प्ले किया। और आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए भैया पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक अगर आपने हमारी इंग्लिश की वीडियोस नहीं देखी हैं या इंग्लिश की किताब नहीं ली है तो उसे भी बाय कर लेना। तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। इंडिया के सामने एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी जब इंडिया पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका था और पाकिस्तान और चाइना कभी भी उस पर अटैक कर सकते थे, वो भी एक साथ। इस सिचुएशन से इंडिया कैसे बाहर निकला? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के विदेशी संबंध। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि 1950 में दुनिया में क्या हो रहा है। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया बिखर चुकी थी, पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी दो ऐसी कंट्रीज थी जो सबसे पावरफुल थी। एक कंट्री का नाम था USA और दूसरी कंट्री का नाम था सोवियत यूनियन, यानी USSR। ये दोनों देश पूरी दुनिया में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को फैलाने की कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती चली गई। इस वर्ल्ड मैप को देखिए,
इस वर्ल्ड मैप में जो हिस्सा येलो कलर से हाईलाइट है वो सारी वो कंट्रीज हैं जो यूएसए के सपोर्ट में थी, और जो कंट्री रेड लाइट से हाईलाइट है ये वो कंट्री है जो यूएसआर के सपोर्टर्स थी। एक बार यूरोप को जूम कीजिए। आप अगर यूरोप पे फोकस करेंगे तो पूरा यूरोप पूरी तरीके से दो हिस्सों में बंट चुका था, रेड वाला यूएसएसआर की तरफ और येलो वाला यूएसए की तरफ। अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को देखते देखते सोवियत यूनियन ने भी अपने ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा वार्सा पैक्ट। जब दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा था तो भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? आखिर इंडिया किस ग्रुप में शामिल होने वाला है? क्या वो यूएसए में जाने वाला है या वो यूएसआर में जाने वाला है? और किस में जाने वाला है इसका फैसला कौन करने वाला है? दरअसल हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेके 1964 तक विदेश मंत्री भी रहे थे। यार देखो, नेहरू जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, और अगर हम किसी भी ग्रुप में गए, चाहे हम सोवियत यूनियन में गए या हम अमेरिका में गए, तो हम अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी सोवियनिटी दोनों खो देंगे। भाई 300 सालों से लड़ते आ रहे थे, इसी चीज़ के लिए तो लड़ते आ रहे थे, और फाइनली अगर किसी ग्रुप में शामिल हो गए तो सब कुछ टूट जाएगा। तो फिर इंडिया ने क्या किया? तो इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम रखा नॉन अलाइंड पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में गुट निरपेक्षता भी कहते हैं। नॉन अलाइंड का सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होगा। एनसीईआरटी की इस लाइन को पढ़िए। इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट को चुनने के पक्ष में था। इस पॉलिसी ने ना सिर्फ हमारी इंडिपेंडेंस और सोविगेनिटी को बचा के रखा, बल्कि और देशों को भी मौका दिया कि भैया वो अगर किसी पावर ब्लॉक में नहीं जाना चाहते हैं तो वे नॉन अलाइंड का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखो यार, नेहरू जी की नॉन अलाइंड पॉलिसी के साथ साथ दो बातें ऐसी और थी जो नेहरू की विदेश मंत्री में थी। पहली ये कि वो चाहते थे कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे, वो हमेशा पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करते थे। दूसरा, वो चाहते थे कि एंटी कॉलोनिज्म हो। एंटी कॉलोनिज्म का मतलब ये है गैर उपनिवेशवाद, मतलब कोई भी देश किसी देश का गुलाम ना रहे। तो अगर हम देखें तो नेहरू की 3 पॉलिसी रही, पहला नॉन अलाइंड, दूसरा पीस एंड सिक्योरिटी, एंड तीसरा एंटी कॉलोनिज्म। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत हुई कहां से थी? दरअसल 1940 से लेके 1950 के बीच में नेहरू जी ने एशिया यूनियन पे बहुत जोर दिया। इंडिया चाहता था कि एशिया एक हो जाए, और इसको करने के लिए हमें इंडोनेशिया को आज़ाद कराना पड़ेगा। दरअसल उस समय इंडोनेशिया जापानी हुकूमत की गुलामी कर रहा था, तो इंडिया चाह रहा था कि भैया जल्द से जल्द इंडोनेशिया को आज़ाद कराया जाए ताकि वो संयुक्त एशिया का सपना पूरा कर सके। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को आज़ाद कराया गया, और इसके बाद 1947 के मार्च महीने में नेहरू ने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। The Inter-Asian Relations Conference held its first session here in the last week of March 1947. इस कॉन्फ्रेंस के बाद 18 अप्रैल 1955 से लेके 24 अप्रैल 1955 तक इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे हम बाडुंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 29 nations with a population of more than 1,400,000,000 persons attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया में आया नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता, और सितंबर 1961 को बेलग्रेड में नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट हुआ। Belgrade 1961, the first non-aligned summit conference. Yugoslav President Marshal Tito, India's Prime Minister Jawaharlal Nehru, President Sukarno of Indonesia, President Nasser of Egypt, and Kwame Nkrumah of Ghana lay firm foundations for the future of the non-aligned movement. अब इस वीडियो में जो 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, तसल्ली से उनके नाम दोबारा और उनके देशों के नाम को भी पढ़ते हैं। देखिए, गुट निरपेक्षता को बनाने के 5 लोग थे। सबसे पहले भारत के जवाहरलाल नेहरू, दूसरे यूगोस्लाविया के जोसेफ बोस टीटो, तीसरे इंडोनेशिया के सुकर्नो, चौथे इजिप्ट के कमल अब्दुल नासिर, और 5वें घाना के वामे एनक्रुमा। इन 5 लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की शुरुआत की। खबरें आ रही हैं कि नेफा में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। 30 अक्टूबर 1962 को ही भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, और इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसी स्पीच दी जिससे लोगों के दिल में डर और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था सिर्फ असम में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे चीनियों का कब्जा होने वाला है। आप प्रधानमंत्री की इस बात को सुनिए। इस वक्त कुछ असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं।
उनके हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितने ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा दें। जिस तकलीफ की चर्चा नेहरू जी कर रहे हैं ये सिर्फ असम के लोगों की नहीं है। दरअसल चीन ने 1962 में इंडिया पर अटैक कर दिया था, जिसका दर्द पूरा इंडिया झेल रहा था। आखिर इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ क्यों? इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। हमें 1950 की घटनाओं को समझना होगा। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके 2 साल बाद यानी 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना यानी चीनी क्रांति हुई। दोनों देशों का मौजूदा इतिहास लगभग साथ साथ शुरू हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चीन ने 1950 में कुछ ऐसा किया जिसके बारे में आज सोचना भी नामुमकिन है। दरअसल इंडिया और चाइना के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है तिब्बत। चाइना ने 1950 में उस पर अटैक कर दिया और तिब्बत को अपना राज्य घोषित कर दिया। तिब्बत के भारत और चीन में होने की वजह से भारत और चीन के बीच में काफी फासले रहे हैं, लेकिन जब उस पर कब्जा कर दिया गया तो फैसला खत्म हो चुका है। तो अब तक जो शरत कश्मीर के छोटे से हिस्से तक सीमित थी, आज वो बढ़कर उत्तराखंड से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई थी। साफ था कि तिब्बत पर चीन के हमले का असर सबसे ज्यादा भारत पे पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी विदेश मंत्री भी थे, तो उनको जोर दिया गया कि आप एक बार चाइना से बात कीजिए और सीमा विवाद को सुलझाइए। तो नेहरू जी कहते हैं कि सीमा विवाद कोई है ही नहीं, क्योंकि जब तक चाइना खुद आगे से नहीं आता है सीमा विवाद कुछ बनता नहीं है। क्या ये नेहरू की बड़ी भूल थी? आप नेहरू जी की इस स्पीच को सुनिए। लद्दाख से नेपाल तक जो सरहद चीन की सीमा से लगती है वो परंपरा और रिवायती इस्तेमाल से तय हुई है। हमारे उत्तर पूर्व की जो सीमा चीन से मिलती है, इसे मैकमहन लाइन ने पूरी तरह साफ कर दिया। मैकमहन लाइन ही हमारी सीमा रेखा है, मैप हो या ना हो। आखिर क्या है ये मैकमहन लाइन? तो तब के नेफा और आज के अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा चाइना से मिलती है उसे मैकमहन लाइन कहते हैं, जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने 1920 में मिलकर तय की थी। लेकिन बाद में चीन की सरकार ने कहा कि यह रेखा जबरन तैयार की गई रेखा है। ये जानते हुए भी नेहरू जी इस बात को इग्नोर करते रहे, उन्होंने चाइना से कोई बात नहीं की। और इन सब के बावजूद भी इंडिया ने उस दस्तावेज पे साइन कर दिया जिसे हम पंचशील कहते हैं। दरअसल 19 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के चाउ एन लाई ने एक पंचशील समझौता किया। इसमें शांति के साथ साथ दोस्ताना संबंध की बात कही। इस समझौते की हर तरफ तारीफ हो रही थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था दो बड़ी सभ्यताएं आपस में मिलकर एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के पीछे कुछ अहम बातें दब गई और इसकी सबसे बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ी। दरअसल भारत जिसे सीमा मानता था उसे पंचशील समझौते में कहीं बोला ही नहीं गया और भारत ने तिब्बत को मान लिया कि चाइना का एक हिस्सा है। क्या नेहरू की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी? अखबारों के पन्ने इस चीज से भरते जा रहे थे। आप एनसीईआरटी के इस पेज को देखिए। इस पेज में आपको तसल्ली से दिखाई देगा कि कैसे भारत की धज्जियां उड़ रही थी। सब कुछ चल ही रहा था, तभी एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत से हेल्प मांगी और अपने आप को भारत में शामिल होने को कहा और भारत ने उसको शरण दे भी दी। दलाई लामा के भारत में आने पर चीन को खुशी नहीं हुई। चीन के अखबार पीपल्स डेली में सितंबर 1957 को एक खबर छपी। इसमें कहा गया चीन के सिंगकियांग से लेके तिब्बत तक जाने वाली रोड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यह भारत के लिए एक बहुत शॉकिंग पॉइंट था, क्योंकि सिंगकियांग से तिब्बत तक जाने वाली रोड के बीच में अक्साई चीन पड़ता है। यह वो हिस्सा है जिसे भारत अपना मानता था। और फिर क्या था? इसके बाद शुरू हुआ भारत और चीन का युद्ध और भारतीय अखबार तरह तरह की खबरें छापने लगे। और फिर 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। लड़ाई के 2 दिन बाद नेहरू जी कहते हैं, चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर और उन्होंने हमारे फौजी जो वहाँ दस्ते थे उन पे हमला किया था। उसके बाद काफी एक बड़ी जंग हुई वहाँ और चीनियों ने इतनी बड़ी फौज वहाँ डाली कि उन्होंने हमारे उससे छोटी फौजों को हटा दिया और दबा दिया। लड़ाई के कुछ दिनों में ही साफ था कि हम चीनी फौजियों का सामना नहीं कर सकते और देखते ही देखते चीनी फौजियों ने अपना लाल झंडा बहुत से जगहों पे गाड़ लिया। लड़ाई के 30 दिन बाद नेहरू जी कहते हैं, सीला एक पास है, पहाड़ है बोंडीला के ऊपर, तवांग और बोंडीला के बीच में,
और बोमडीला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहां से। इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू देश को ऊपरी तौर से लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन चीन ने नेहरू जी को दोबारा लड़ने का मौका ही नहीं दिया और 20 नवंबर की रात को चीन ने ऐलान कर दिया कि आधी रात से ही वो सीज फायर कर देगी। और इस एक तरफा ऐलान के बाद युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन इसके घाव हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में रह गए थे। भारत बहुत कुछ गवा चुका था। चीन ने भारत के 72,735 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथिया ली थी। ये इतनी जमीन थी जितनी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकते थे। भारतीय सेना के 1383 सैनिक शहीद हो गए थे, 1047 सैनिक घायल हो चुके थे, 1600 से ज़्यादा सैनिकों का कुछ पता ही नहीं चला और लगभग 4000 सैनिकों को युद्धबंदी बनने की यातना झेलनी पड़े। हम युद्ध हार चुके थे। इस टाइमलाइन को देखिए। इंडिया पाकिस्तान का पहला वॉर 1947 से लेकर 1948 के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ। दूसरा वॉर लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे 1965 में हुआ और तीसरा वॉर इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में हुआ, जिसके तहत बांग्लादेश नाम का एक अलग देश बना। और चौथा वॉर 1999 में कारगिल में हुआ। आइए तसल्ली से एक करके इन सभी युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। आजादी के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। इस वॉर को हम तसल्ली से इस बुक के 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाने वाली सिंधु, झेलम, चिनाब नदी बंटवारे को लेकर भी इंडिया पाकिस्तान में विवाद था। इस विवाद को 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ठीक हुआ। इसको हम इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी बंटवारा भी कहते हैं। चीन से लड़ाई को 3 साल भी नहीं गुजरे थे। भारतीय सेना हार के बाद अपना मनोबल जुटा ही रही थी कि तभी 1965 के मई महीने में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ के रण पर हमला कर दिया और एक हिस्सा कंजरकोट को अपने कब्जे में ले लिया। ये वो जगह थी जहां पे कोई सीमा विवाद था ही नहीं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत और पाकिस्तान को समझौता करना पड़ा। लेकिन इसके तहत भारत को 75 स्क्वायर मील जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ी। क्या ये लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी भूल थी? चीन से लड़ाई के 3 साल बाद भारत दोबारा से युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ये समझ रहे थे कि एक बहुत सही मौका है कश्मीर पे अपना कब्जा जमाने का, क्योंकि अभी भारतीय फौज युद्ध से उठी रही है और हमारे देश के राष्ट्रपति यानी लाल बहादुर शास्त्री कोई फैसला लेने में हिचकिचा रहे हैं। तो ये बहुत सही समय है कश्मीर पे अटैक करने का। और फिर क्या था, 1 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर के छंब में भारतीय सेना पर जबरदस्त तोपों से हमला किया। इस हमले का जवाब भारतीय सेना दे नहीं पाई और धीरे धीरे हम नाकामयाब हो रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री को कुछ बड़े फैसले लेने थे। क्या वो युद्ध रोकने वाले थे? क्या वो हार मानने वाले थे? नहीं। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध को बढ़ाने की सोची। मैप के इस हिस्से को देखिए, ये है पंजाब और ये है राजस्थान। पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन दोनों ही जगह से भारतीय सेना को पाकिस्तान में घुसने की इजाज़त दे दी और बस इस एक फैसले ने इंडिया पाकिस्तान के वॉर का रुख बदल दिया। और फिर क्या था, भारतीय सेना पाकिस्तानी फौजों को एक एक करके धूल चटा रही थी। हम युद्ध जीत रहे थे, लेकिन तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के आगे 20 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया और 22 सितंबर की सुबह पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां युद्ध रोकने की खबर रेडियो पे देते हैं। आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। और फिर शास्त्री भी इस युद्ध विराम की खबर रेडियो पे देते हैं। My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. एक बात समझ लीजिए, सितंबर में युद्ध विराम हुआ था, खत्म नहीं। दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। इसी बीच सोवियत यूनियन ने युद्ध को रोकने का फैसला करवाया और फिर 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच इंडिया पाकिस्तान की बैठक हुई और फाइनली 10 जनवरी को इंडिया पाकिस्तान में शांति समझौते पर साइन कर लिया। आप अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए अपने देश को छोड़ के हमारे देश आए हैं, लेकिन अन्याय और अत्याचार दूर तब होगा जब लोग वहीं रह के उससे लड़ें। हमारा देश गरीब है, लेकिन तब भी जब कोई कठिनाई में होता है
तो हमारे सब लोग चाहे कितने ही गरीब हों उनकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जितना हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। इस स्पीच में इंदिरा गांधी जिसकी बात कर रही हैं, दरअसल वो बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज हैं। 10 साल में तीसरी बार दोबारा से भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। आखिर क्यों दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इस बात को जानने के लिए हमें 1970 के साल को देखना पड़ेगा। 1970 के दौर में पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपनी स्टार्ट कर दी। इसके खिलाफ बांग्लादेश यानी तब के पूर्वी पाकिस्तान ने ऑटोनॉमी की बात कही और इसको लीड किया शेख मुजीबुर रहमान ने। बंगाली मरना जानता है लेकिन अत्याचारी शासन के सामने झुकना नहीं जानता। पाकिस्तान में हुए 1971 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीत गई और कायदे से उनको देश का प्रधानमंत्री बनना था, पर हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तानी फौजियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार शुरू हो गए और लाखों की संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आने लगे। भारतीय सेना ने आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान ने हम पे आरोप लगाया कि हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके जवाब में इंदिरा गांधी कहती हैं, भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। हमने पिछले 23 सालों या इससे भी अधिक समय तक ऐसा नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा संयम नहीं रखा है। आज जिसे पाकिस्तान की आंतरिक समस्या कहा जा रहा है वो भारत की भी आंतरिक समस्या बन गया है। इसलिए हम पाकिस्तान को यह कहने के हकदार हैं कि आंतरिक मामलों के नाम पर जो कार्रवाई की जा रही है उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। ये कार्रवाई हमारे लाखों नागरिकों की शांति और क्षेत्र की स्थिरता के प्रतिकूल है। पाकिस्तान को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस युद्ध की खींचातानी में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। दरअसल इंदिरा गांधी ने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी पे साइन किया। इसके तहत यह कहा कि अगर इंडिया पे अटैक होता है तो सोवियत यूनियन, रशिया उनकी हेल्प करेगा। इसी बीच 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पे अटैक कर दिया और भारत पूरी तरीके से तैयार था। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराने के लिए वादा किया था और इसीलिए इंदिरा गांधी ने इंडियन फोर्स को ढाका भेज दिया। इस युद्ध में भारत बहुत सही तरीके से जीत रहा था। पाकिस्तानियों को बचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन के साथ मिलकर भारत को हराने की सोची। अमेरिका किसी भी हालत में युद्ध को रोकना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने अपने फाइटर शिप को इंडियन ओशन में भेज दिया। अब इंडिया खतरे में पड़ने वाला था क्योंकि अमेरिका अटैक करने वाला है। लेकिन आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। किससे? जी हां, यूएसएसआर से। तो इस बार यूएसआर ने सीधा इंडियन ओशन में आ गए। तो आप देख सकते हो अभी तक इंडिया पाकिस्तान वॉर जो चल रहा है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भी बढ़ता जा रहा है। 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी हालत में पाकिस्तान को हराना पड़ेगा वरना युद्ध बढ़ जाएगा। और फिर क्या था, इंडिया ने ऐसे ही किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया हम लोगों ने और इस युद्ध के बाद शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और उनको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद जून 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक शांति समझौता हुआ जिसे हम शिमला समझौता भी कहते हैं। अमेरिका 1000 से भी ज्यादा एटम बॉम्ब्स टेस्ट कर चुका है। उसके नक्शे कदम पे चाइना 43 टेस्ट कर चुका है और एक के बाद एक अपने एटम बॉम्ब्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। Now it's time for India to become a nuclear state. आइए अब हम बात करते हैं इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी शुरू से ही साइंस और टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करना चाहते थे। नेहरू की इस स्पीच को सुनिए। एटॉमिक एनर्जी को हमें शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए विकसित करना है, लेकिन अगर किसी ने हमें मजबूर किया तो चाहे हम जितनी भी शांति की बात करें, युद्ध में इसके इस्तेमाल से हमें नहीं रोका जा सकेगा। भारत में न्यूक्लियर टेस्ट का पहला कदम होमी जहांगीर भाभा ने 1940 में ही रख दिया था। सवाल यह था कि क्या नेहरू के समय में भी भारत परमाणु परीक्षण कर सकता है? इस सिलसिले में नेहरू और होमी जहांगीर भाभा की एक स्पेशल बात हुई। जहांगीर भाभा से नेहरू ने पूछा, क्या हम एटम बम बना सकते हैं? भाभा ने कहा, बिल्कुल। फिर नेहरू जी ने पूछा, इसमें कितना वक्त लगेगा?
होमी जागीर बाबा ने कहा तकरीबन 2 साल। तब नेहरू ने कहा जब तक मैं ना कहूं काम शुरू मत कीजिएगा। नेहरू जी और शास्त्री जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और उनके नेतृत्व में 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया। तो हम कह सकते हैं कि भारत के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सुनो, सब्सक्राइब तो कर दो। थैंक यू सो मच। Jawaharlal Nehru, Chief Minister of his country since India became independent in 1947, died at the age of 74. Neither on the political stage nor in moral stature was his leadership ever challenged. 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो जाता है। उनके मरने के बाद एक पूरे युग का अंत हो जाता है। अब देश को आगे कौन ले जाएगा? अब देश को चलाएगा कौन? क्या कांग्रेस का वर्चस्व जो पहले था नेहरू के समय पे वो भी रह पाएगा? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है चैलेंजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। नेहरू जी के मरने के बाद लोगों को एक खौफ था कि अब देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, देश जो है तानाशाही बन जाएगा। सब लोगों को डर था कि अब देश में जो है वो सिस्टम नहीं आ पाएगा जो पहले था। दरअसल 1960 से लेके 1970 तक के दशक को खतरनाक दशक, डेंजरस डिके कहा जाता है, क्योंकि इन 10 सालों में भारत ने 2 बार युद्ध का सामना किया। भारत में रीजनल डिवीजन हो गए, भारत में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। नेहरू जी के मरने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल आया, हु आफ्टर नेहरू? नेहरू के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि इस सवाल का आंसर जाने बिना एक डेमोक्रेटिक देश की कल्पना करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। नेहरू जी की डेथ के 2 घंटे बाद ही गुरजाईलाल नंदा को केटेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन फिर भी देश में एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर कौन देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, वो है के कामराज। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज उस वक्त देश भर में प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जो आज कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ के पार्टी के लिए काम किया था। वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या उनके पास जवाब है हु आफ्टर नेहरू का? नेहरू के बाद कौन के रूप में 2 सर्वोच्च नेता सामने आए। पहले मोरारजी देसाई और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई बहुत ज्यादा सीनियर थे, लेकिन फिर भी सांसद उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनका अकड़ू स्वभाव था। तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट के लिए फेमस थे। शास्त्री जी के शासनकाल पे 2 चीजें सामने आई, पहला फूड क्राइसिस और दूसरा इंडिया पाकिस्तान वॉर। आप लोगों को शास्त्री जी का ये नारा याद होगा, जय जवान जय किसान का। आइए कुछ उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। जय जवान जय किसान। ये नारा दिखाता है कि लाल बहादुर शास्त्री कितने डेडिकेटेड थे अपने काम को लेके। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं, वॉर ट्रीटी पे साइन करते हैं और 10 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका हार्ट अटैक से डेथ होती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको मार दिया जाता है। अब इस दोनों ही थ्योरी पे हम बात नहीं करेंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना अपनी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में जरूरत है। अब शास्त्री जी के देहांत के बाद दोबारा सवाल खड़ा हो गया, हु आफ्टर शास्त्री? शास्त्री के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस समय रेस में दोबारा से 2 लोग थे, पहले मोरारजी देसाई और दूसरे इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई चाह रहे थे कि इस बार सांसदों की वोटिंग हो, क्योंकि पिछली बार सिर्फ आम सहमति से शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो मोरारजी देसाई ने जो कहा वैसा ही हुआ। इस बार मतदान हुआ, 3 घंटे वोटिंग चली और फिर शास्त्री जी के देहांत के 9 दिन बाद भारत ने तीसरा प्रधानमंत्री चुना। इस वोटिंग में मोरारजी देसाई को 169 और इंदिरा गांधी को 355 वोट्स मिले और फाइनली देश की तीसरी प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत सारी दिक्कतें आई।
शुरुआती समय पे इंदिरा गांधी बोल भी नहीं पाती थी। उस समय फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉवर्टी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर सब बढ़ता जा रहा था। अब इंदिरा गांधी को कुछ करना था। इस आर्थिक संकट से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने मदद करने का वादा किया, पर उसके बदले अमेरिका ने कुछ ऐसा मांग लिया कि अगर इंदिरा गांधी पूरा नहीं करेंगी तो आगे कुआं पीछे खाई था। दरअसल अमेरिका ने मदद के बदले अपने इंडियन रुपीस के अवमूल्यन की बात कही। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी ही करेंसी की वैल्यू कम करना। उस समय सरकार ही करेंसी की वैल्यू तय करती थी। दरअसल इंदिरा गांधी ने उस समय करेंसी की वैल्यू 5 रुपए से घटा के 7 रुपए कर दी। इससे प्राइसेस बढ़ गए। इंदिरा गांधी ने इसलिए किया क्योंकि उनको अमेरिका से हेल्प चाहिए थी और उसके बाद अमेरिका ने हेल्प कर दिया। लेकिन इस हेल्प के बावजूद भी इंडिया में प्राइसेस बढ़ते चले गए, पॉवर्टी बढ़ती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। इतनी सारी दिक्कतें इंदिरा गांधी के शासनकाल में स्टार्ट हो गई और इसी बीच स्टार्ट हुआ इंडिया का चौथा आम चुनाव। इस समय विपक्ष नेताओं का सबसे मेन फोकस था किसी भी तरीके से कांग्रेस को हटा देना। तो सभी ऑपोजिशन ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा नॉन कांग्रेसिज्म, गैर कांग्रेसवाद। और इस बार चौथे आम चुनाव में एक तरफ था कांग्रेस और एक तरफ था नॉन कांग्रेसिज्म। और फिर भारत में 1967 में फरवरी महीने में चौथा आम चुनाव हुआ और इस चुनाव के रिजल्ट ने सबको हिला के रख दिया। इस मैप को देखिए। इस मैप में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, मद्रास, ये सभी वो राज्य हैं जहां पे कांग्रेस हार गई। उस समय के प्रमुख नेता के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी और एस. निजनप्पा, ये सब भी हार गए थे। ये सारे लोग वो लोग थे जो सिंडिकेट कहलाते थे। क्या है ये सिंडिकेट? सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर उन रसूखदार गुटों का नाम था जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। ये पावरफुल ग्रुप भी इस बार चुनाव हार चुका था। तो कुल मिला के 9 ऐसे स्टेट्स रहे जहां पे कांग्रेस हार चुकी थी। इस इंडिया के मैप में जो भी स्टेट्स रेड से हाईलाइट हैं वो सारे वो स्टेट्स हैं जहां पे कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसके बाद स्टेट्स में स्टार्ट होता है कोलिशन गवर्नमेंट का युग। आखिर क्या होता है ये गठबंधन? गठबंधन कोलिशन का मतलब है कि जब कोई पार्टी जीत ना पाए तो 3-4 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। तो इन सभी 9 स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया और इसी बीच स्टार्ट हुआ दल बदल, डिफेक्शन। दल बदल का मतलब होता है कि कोई इंसान एक पार्टी से खड़ा हुआ, जीता और फिर जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला गया। एक बड़ी प्यारी कहानी है हरियाणा के एक नेता की, गयालाल की। गयालाल ने पहले कांग्रेस ज्वाइन किया, जीते, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर दोबारा से कांग्रेस में आए, फिर दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में आए, फिर दोबारा से कांग्रेस में आए। ये दल बदल की राजनीति बहुत ज्यादा उस समय चलने लग गई और इसी को लेके 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। मतलब दल बदल जो है आज के टाइम पे इंडिया में बैन है। भारत में चौथा आम चुनाव हो चुका था। कांग्रेस भले ही जीत नहीं पाई लेकिन फिर भी उसको 283 सीट्स मिली थी। वो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी। दोबारा से देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। सिंडिकेट को यह लग रहा था कि इस बार इंदिरा गांधी उनके हिसाब से काम करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बार अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कुछ फैसले ऐसे किए जो सिंडिकेट को पसंद नहीं आए और धीरे धीरे चलते चलते इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। 29 मार्च प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दामनजोड़ी में एशिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम प्लांट का शिलान्यास करने के लिए आ पहुंची। 1967 के मई महीने में इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम चलाए, 10 सूत्री कार्यक्रम। इस 10 पॉइंट प्रोग्राम में पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग और बहुत सारे पॉइंट्स चलाए गए। ये सारे पॉइंट्स कांग्रेस के सिंडिकेट्स को पसंद नहीं आए, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन पॉइंट्स को इंडिया में लागू कर दिया गया। उस समय कैबिनेट में मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई की कभी नहीं बनी। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को कैबिनेट से निकाल दिया और उनके निकालने से ही एक तीर से 2 निशाने कर दिए। पहला, वो सिंडिकेट को यह बता दिया कि वो अपने हेटर्स को छोड़ती नहीं है, और दूसरा निशाना दिया आम जनता को। दरअसल उस समय सरकारी बैंक नहीं थे, तो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। इसके तहत ऐसे 14 बैंक निकाले गए जो गांव-गांव, कस्बों में खुलने लग गए। भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र नया है, जिसे हर वक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम पर कुछ लोगों के कब्जे के प्रति सतर्क रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि बड़े बैंकों पर ना सिर्फ सामाजिक कंट्रोल हो, बल्कि उनके मालिक ही आम लोग हों। मतलब बैंकों की ब्रांच हर जगह खुलने लग गई थी। गरीबों को, जो आज तक कभी बैंक जा नहीं पाते थे, उनको भी खाता खुलवाने का मौका मिल गया। गरीबों को लगा कि इंदिरा गांधी ने उनको उनका हक दिलाया है।
सिंडिकेट को ये पॉलिसी भी पसंद नहीं आई। इंदिरा गांधी लोकप्रियता के आसमान छू रही थी। फिर इंदिरा गांधी के निशाने पे आए वो पुराने राजा महाराजा। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि इंडिया में 565 रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों को इंडिया सालाना कुछ पैसे दिया करते थे, इसे बोलते थे पीवी पर्स। इंदिरा गांधी ने इन पीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया। और फिर क्या था, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच दूरियां स्टार्ट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि सिंडिकेट जो चाहता था इंदिरा गांधी वो नहीं करती थी, इंदिरा गांधी अपनी मर्जी की करती थी। इस आग को घी डालने का काम किया राष्ट्रपति चुनाव ने। दरअसल 3 मई 1969 को हमारे देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का देहांत हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। अब कांग्रेस के सिंडिकेट को लग रहा था कि राष्ट्रपति ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारी सुने, और इंदिरा गांधी को लग रहा था राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो हमारी सुने। अब इन दोनों ही केसों में किसको राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा? उस समय संजीव रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो चाहते थे कि वो राष्ट्रपति पद पे आए क्योंकि वही इकलौते इंसान थे जो इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर सकते थे। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई ऐसा राष्ट्रपति बने जो मेरे अंगूठे के नीचे रहे। तो इस समय रेस में 2 लोग हैं, कांग्रेस अध्यक्ष संजीव रेड्डी और दूसरे वीवी गिरी। सबको लग रहा था संजीव रेड्डी जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने सांसदों को कहा अपने अंतर आत्मा की आवाज पे वोट दीजिएगा, और चुनाव के नतीजों ने सबको हिला दिया। वीवी गिरी देश के नए राष्ट्रपति बन गए। अखबार के पन्ने इंदिरा गांधी के जीत के सबूत थे। और फिर ये हो गया भैया सिंडिकेट और इंडिकेट में लड़ाई। इसके बाद संजीव रेड्डी जी कहते हैं, कांग्रेस को इस बात का ऐलान करते हुए बहुत अफसोस है कि श्रीमती गांधी को उनके पार्टी विरोधी काम करने की वजह से प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उनकी पार्टी की सदस्यता को खत्म किया जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है और इसके बाद कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट जाती है। एक तरफ कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कांग्रेस आर रिक्वेस्टिक। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट और कांग्रेस आर मतलब इंडिकेट, सोकल इंदिरा गांधी। और फिर आता है इंडिया में 1971 का चुनाव। इस बार सभी विपक्ष इंदिरा गांधी को हराना चाहते थे, तो उन सभी विपक्ष ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा ग्रैंड अलायंस और नारा दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी ने इस नारे का इस्तेमाल किया। अब इंदिरा गांधी कहती है, सुनिएगा उनकी आवाज में, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। अब आप ही बताइए इन दोनों में से आप किसको हटाना चाहेंगे? क्या बात है, इंदिरा गांधी बड़ी बेहतरीन तरीके से कहती हैं कि आपको इंदिरा हटाना है या गरीबी हटाना है। सब लोग कहते हैं गरीबी हटाना है, और फिर 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। इंदिरा गांधी को इतनी सीटें मिली जितनी आज तक कभी नहीं मिली थी। इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली थी और दोबारा से कांग्रेस का वर्चस्व आ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कांग्रेस का वर्चस्व, कांग्रेस सिस्टम दोबारा रीजनरेट होता है, क्या ये वही कांग्रेस है? क्योंकि जो नेहरू जी ने कांग्रेस बनाई थी वो अलग थी, उसमें सिंडिकेट के नेता थे। लेकिन जिस कांग्रेस में इंदिरा गांधी थी वो कांग्रेस अलग थी, उसमें कोई भी सिंडिकेट का नेता नहीं था। तो वो बात अलग है कि इंदिरा गांधी जीत चुकी थी, वो बात अलग है इंदिरा गांधी सुप्रीम पावर में थी, लेकिन इन रियलिटी क्या ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस की नींव नेहरू जी ने रखी थी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। दैट्स इट गाइस, ये था आपका चैप्टर। आई गेस आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। 26 जून 1975 की सुबह लोगों ने जब रेडियो सुना तो उनको इंदिरा गांधी की आवाज आई। पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट। इस रेडियो पॉडकास्ट के बाद पूरे इंडिया को यह बात पता चली कि इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया है। दरअसल आर्टिकल 352 के तहत इंडिया में इमरजेंसी लग गई। इसका मतलब यह था कि इंदिरा गांधी जब तक चाहें देश की प्रधानमंत्री रह सकती थी। इस समय लोकसभा, राज्यसभा के भी चुनाव की जरूरत नहीं थी और मीडिया और प्रेस ये भी आजाद नहीं थे। इसमें वही बात लिखी और पढ़ी जा सकती थी जिसे इंदिरा गांधी चाहती थी। इंदिरा गांधी आगे अनाउंसमेंट में देखिए क्या कहती हैं।
इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। इंदिरा गांधी अपने भाषण के द्वारा लोगों को इमरजेंसी का मतलब समझाना चाह रही थी। वो कह रही थी कि एक जना इस हद तक गया कि उन्होंने सेना को भड़काने का काम किया। ये एक जना कौन है? क्या वो एक जना इंदिरा गांधी है? क्या वो एक जना संजय गांधी है? या एक जना श्री जयप्रकाश नारायण है? इस बात को जानने के लिए हमें लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आना पड़ेगा। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 1971 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के साथ जीती थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद जो है उनकी लोकप्रियता शिखर पे पहुंच गई थी और इसी के साथ साथ 1971 के वॉर में भी इंडिया पाकिस्तान में इंडिया की जीत हुई। इस जीत ने इंदिरा गांधी को नेक्स्ट लेवल की पॉपुलैरिटी दे दी थी, गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन फिर भी 1973 में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस समय प्राइस जो है ऑलमोस्ट 23% बढ़ गए थे। इसी बीच गुजरात में स्टार्ट हुआ नवनिर्माण आंदोलन, जिसे हम लोग छात्र आंदोलन भी कहते हैं। दरअसल उस समय गुजरात में चीमन भाई पटेल की सरकार थी और पूरे छात्र जो थे प्राइस बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन को नेतृत्व किया मोरारजी देसाई ने। और फिर क्या था, 1974 में ही यह आंदोलन बहुत ज्यादा सफल हुआ और चीमन भाई पटेल की सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन हुआ और दोबारा से चुनाव कराए गए और इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। गुजरात का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सेम गुजरात से इंस्पायर होकर 1974 में ही कीमत के बढ़ने की वजह से बिहार में भी छात्र आंदोलन शुरू हो गया और इसका नेतृत्व किया श्री जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने दो बातें कही, मैं इस छात्र आंदोलन में शामिल होऊंगा लेकिन मेरी दो शर्तें होंगी। पहली ये कि ये छात्र आंदोलन बिना वायलेंस के होगा, मतलब यहां पे कोई हिंसक लड़ाई नहीं होगी। और दूसरा, ये छात्र आंदोलन सिर्फ बिहार तक नहीं पूरे इंडिया में फैलेगा। और यहीं पे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नारा भी दिया था। गुजरात आंदोलन, फिर बिहार आंदोलन, इन दोनों ही आंदोलनों के बीच में एक रेल स्ट्राइक, रेल हड़ताल भी शुरू हो गई। इसका नेतृत्व किया जॉर्ज फर्नांडिस ने। इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए एक रेल स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, लेकिन इस रेल स्ट्राइक को इंदिरा गांधी की सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। जितने भी लोग हड़ताल कर रहे थे उन सबको उनके घर से, उनके क्वार्टर से निकाल दिया गया और सबको नौकरी से निकाल दिया। खैर, इन सब के बावजूद भी संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी चला रहे थे वो पूरी इंडिया में फैलता जा रहा था। सारे के सारे विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ते चले जा रहे थे। इसी बीच इंदिरा गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सोचा क्यों ना संविधान के पंख को कतर दिया जाए। उन्होंने एक नियम पास किया। वो नियम ये था कि प्रधानमंत्री चाहे या सरकार चाहे तो जनता के किसी भी नियम को खत्म कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकारी क्यों ना हो, और कोई भी सरकार के खिलाफ या कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चैलेंज नहीं कर सकता। इसको हम लोग केशवानंद भारती केस भी कहते हैं। इस केस में इंदिरा गांधी की बुरी तरीके से हार हुई और यह बात साबित हो गई कि कोई भी सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों को नहीं छेड़ सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस केशवानंद भारती केस का फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस का नाम था SM सीकरी। इस फैसले के अगले ही दिन वो रिटायर हो गए। इंदिरा गांधी के पास एक मौका था कि इस बार चीफ जस्टिस ऐसा चुना जाए जो उनके अंगूठे के नीचे रह के काम करे। दरअसल चीफ जस्टिस एक सीनियरिटी के साथ चलता है कि जो सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है उसके बाद उसके सीनियर जो रहते हैं वो आएंगे, उसके बाद उसके। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करके AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसी के बाद इन 3 जजों ने भी इस्तीफा दे दिया। AN रे देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और वो भी वो इंसान जो इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा मानते थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी की प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हुई। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कहा गया कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से अब भी इसी वक्त हटना पड़ेगा। है, प्रधानमंत्री को क्यों हटना पड़ेगा? दरअसल उनके खिलाफ एक इंसान ने पिटीशन दर्ज की कि इंदिरा गांधी ने 1971 में जो चुनाव किया था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैक मनी और बहुत ज्यादा करप्शन का इस्तेमाल किया। और इस पिटीशन को दर्ज किया था राज नारायण ने। राज नारायण वो इंसान थे जो इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन में खड़े थे
और ये बात साबित हो गई कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा पैसों का और इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया था और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री से हटना पड़ा। लेकिन फिर भी इस फैसले पे 15 दिन का स्टे दे दिया गया कि इस फैसले को 15 दिन बाद सुनाया जाएगा। अब इंदिरा गांधी के पास सिर्फ 15 दिन थे, उनको अपनी कुर्सी बचानी थी। और इसी बीच 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा रैली आयोजित की और इसी रैली में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। इस रैली की पल पल की खबर इंदिरा गांधी को मिलती जा रही थी। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए, उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहे, लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। और इंदिरा गांधी के सर पे अभी भी तलवार लटकी हुई थी कि उनको जो है प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा। उन्होंने जो है घपलेबाजी की है। अब इंदिरा गांधी क्या करेंगी? केस उन्होंने भारतीय केस हार चुकी हैं, यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस हार चुकी हैं। इंडिया के लोग उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ से इंदिरा गांधी के ऊपर ताने कसे जा रहे हैं। अब इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना आज हम कर भी नहीं सकते हैं। ऑलमोस्ट रात के 12 बजे होंगे। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक नोटिस भेजा और कहा अभी इसी वक्त इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी। और रात के 12-1 बजे ही सभी अखबार वालों के अखबार की लाइटें काट दी और रात को ही आपातकाल लागू कर दिया गया। रात को ही इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सुबह सुबह इंदिरा गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों आपातकाल लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। तो क्या आपातकाल इसलिए लागू किया गया था कि देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे? क्या आपातकाल इसलिए लागू किया गया था कि सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा था? या आपातकाल इसलिए लागू किया गया था कि इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचानी थी? इस बात का जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं। आपातकाल लगते ही सभी नेताओं को रात भर में गिरफ्तार कर लिया गया। अब चाहे इसमें मोरारजी देसाई हो, चाहे रात को जयप्रकाश नारायण जो रैली से थक के आए थे वो। मैं नहीं था उस दिन। मैं रवाना हो चुका था प्रातःकाल 25 को बेंगलोर के लिए। बेंगलोर में हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी जिसके लिए वाजपेयी जी तो पहले ही चले गए थे। 1 दिन या 2 दिन पहले 4-5 बजे की बात होगी जब मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक भी नेता, एक भी विपक्षी नेता को छोड़ा नहीं गया। और अगले ही दिन प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। प्रेस सेंसरशिप ये क्या होता है? दरअसल इसमें यह कहा गया कि अखबार, मीडिया वही छाप सकती है जो सरकार छापने को कहेगी। बिना सरकार के परमिशन के कुछ भी नहीं छाप सकते। इसे बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप। इसे बोलते हैं लोकतंत्र का गला घोटना। और इतना ही नहीं, जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे, चाहे आरएसएस हो, जमाते इस्लाम हो, उन सब पे बैन लगा दिया गया। जी हाँ, इंडिया में एक टाइम ऐसा आया कि ऑलमोस्ट हर चीज पे बैन लगा दिया गया। अब आपको लग रहा होगा ठीक है 3-4 चीजों पे बैन लगा दिया। सरकार ने आपके अधिकारों पे बैन लगा दिया था। मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और कोर्ट में जाने की भी इजाजत नहीं थी। मतलब अगर सरकार चाहे तो किसी को भी गोली मार सकती है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको गोली क्यों मारी। मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के दौरान। जितने भी मीडिया वाले थे वो ब्लैंक पेपर छापते थे और लिखते थे नथिंग टू बी पब्लिश, कुछ छापने को ही नहीं है, क्योंकि मीडिया को तो बंद कर दिया गया है। बहुत सारे नामी लोगों ने अपने पद को वापस कर दिया गया, अपनी उपाधियों को वापस कर दिया, अपने अवार्ड्स को वापस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरोध में। इसी बीच इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही खतरनाक नियम लागू किया, 42वां संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन के 42वें अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने यह कहा कि अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा, अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6 साल का होगा। और कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई फैसला, कोई पिटीशन दायर नहीं कर सकता। और इसके साथ जो राज नारायण ने पिटीशन दर्ज की थी वो खत्म हो गई और इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचा ली।
अब इंदिरा गांधी लेडी डॉन बन चुकी थी, इंदिरा गांधी के पास सुपर पावर थी। अब सवाल वहीं आके अटक जाता है, क्या आपातकाल जरूरी था? इंदिरा गांधी और सरकार ने कहा कि देश में अंदरूनी गड़बड़, इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे थे, देश में दंगे चल रहे थे, इसकी वजह से सरकार जो है काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी, आपातकाल लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन इन रियलिटी देश में कोई दंगे चले ही नहीं और आंदोलन कब से देश के खिलाफ होने लग गए। दरअसल आंदोलन मूवमेंट्स देश को और मजबूत करते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया मूवमेंट एक शांति मूवमेंट है, एक पीसफुल मूवमेंट था, उसमें कभी भी दंगे नहीं हुए, तो उससे कभी भी किसी भी प्रकार की सरकार या किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा ही नहीं आया। तो क्या सरकार झूठ बोल रही थी या सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी को बचाने की एक साजिश थी या लोकतंत्र को बचाने की साजिश थी? लोकतंत्र कभी खतरे में पड़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी खतरे में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी थी, ना कि देश का लोकतंत्र, इसीलिए आपातकाल को लागू किया गया। खैर, इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में आपातकाल खत्म कर दिया और मार्च महीने में चुनाव की घोषणा कर दी। उनको यह लग रहा था कि अभी जितनी भी ओपोजिशन है वो इकट्ठा नहीं हो सकते और वो जो है चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते, लेकिन सभी ओपोजिशन इकट्ठा हो गई और उन्होंने चुनाव लड़ा और पार्टी बनाई जनता सरकार, जनता पार्टी, और नारा दिया सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और इस चुनाव के नतीजे ने सबको हिला के रख दिया। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस को मात्र 154 सीटें मिली थी और जनता सरकार को 295 सीट्स मिली थी। और इस बार पहली बार भारत में कोई सरकार बनी है जो कांग्रेस की नहीं है, जनता सरकार है। एनसीईआरटी के इस मैप को देखिए। इस मैप में जो स्टेट्स ग्रीन कलर से हाईलाइट हैं वो सारे स्टेट्स वो हैं जहां पे जनता सरकार जीती और येलो कलर से वो स्टेट्स हैं जहां पे इंदिरा गांधी की सरकार जीती। आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी की सरकार अब कहीं नहीं टिक पाई, इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी। जनता सरकार के आते ही उन्होंने इंदिरा गांधी की गर्दन पकड़ने स्टार्ट कर दिया। जनता सरकार ने एक शाह कमीशन बनाया जिसके तहत ये निकाला गया कि भैया जो भी आपातकाल के दौरान नॉन डेमोक्रेटिक चीजें हुई थी उन सबका पता लगाया जाए। सबूत भर भर के पेश होने लग गए। इंदिरा गांधी, संजय गांधी के ऊपर न जाने कितने सारे आरोप लगे, उनमें से कोई एक भी आरोप साबित हो जाता तो इंदिरा गांधी को उम्र कैद की सजा हो जाती। लेकिन जनता सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जनता सरकार में अमूमन वो लोग थे जो काफी एज में ज्यादा थे। जनता सरकार के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वही इंसान थे जो नेहरू जी के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उनका नंबर आया 1977 के बाद। जनता सरकार बुरी तरीके से फेल थी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हट चुकी थी, अब देश में आगे क्या? इस समय देश में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 44वां अमेंडमेंट लेके आए। इस अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने जो जो चेंजेस किए थे कि कार्यकाल 5 साल से बढ़ के 6 साल हो जाएगा, उन सभी चीजों को खत्म कर दिया गया और साथ के साथ इमरजेंसी लगाना इंडिया में बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया। जब पूरे इंडिया में विद्रोही हो जाएंगे, हर किसी के पास बंदूकें होंगी, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे, तभी इमरजेंसी अब लग सकती है। इसके अलावा इंटरनल डिस्प्यूट, आंतरिक खतरों पर इमरजेंसी नहीं लग सकती। इमरजेंसी को लगाना और ज्यादा मुश्किल कर दिया गया और इंटरनली मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह में प्रधानमंत्री को लेके हमेशा लड़ाई रहती थी। एट द एंड वही हुआ जिसका हर किसी को इंतजार था। चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जनता सरकार टूट गई और 1980 में दोबारा से भारत में चुनाव हुए। इस बार सामने से दोबारा दो लोग थे, एक जनता सरकार और दूसरा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया कि सरकार ऐसी चुनो जो टिक सके और 1980 के चुनाव में वही सेम चीज दोबारा हो गई। क्या? इंदिरा गांधी बहुत भारी वोटों से जीत गई। इंदिरा गांधी को 353 सीट्स मिली थी और इस बार इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह था वही हाथ जो आप आज के डेट में देखते हो और दोबारा से लेडी डॉन देश की प्रधानमंत्री बन गई। चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आखिर हमें इमरजेंसी से सीखने को क्या मिला? तो मोटा मोटा हमें इमरजेंसी से 3 चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले कि इंडिया का डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी चाहे तो इंडिया की डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता। दूसरा, इंडिया में चाहे कुछ भी हो जाए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल को, हम जो है फंडामेंटल राइट्स को, हम जो है जुडिशरी को बैन या बंद नहीं कर सकते। तीसरा, इमरजेंसी लागू करना इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया गया। अब जो है इमरजेंसी कोई भी सरकार चाहे तो इजीली लागू नहीं कर सकती। तो इंदिरा गांधी के टूटने से लेके, इंदिरा गांधी के आपातकाल से लेके फिर इंदिरा गांधी के दोबारा बनने तक की कहानी थी ये चैप्टर में। आई होप
ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। कल्पना कीजिए कैसे दौड़ की जब पूरा भारत उथल पुथल में था। एक तरफ मंडल आयोग की सिफारिश से देश में जातिगत संघर्षों में झोंक रही थी, तो दूसरी तरफ अयोध्या की गलियों में सांप्रदायिकता की आग भड़कती जा रही थी। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। जैसे जैसे साल 1990 का दशक आगे बढ़ता गया, भारतीय राजनीति में एक ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसने इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राजनीति, नए बदलाव, न्यू डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब 1990 के दशक में मोटी मोटी 5 बदलाव आए। सबसे पहले मंडल आयोग। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने भारत में मंडल कमीशन लागू कर दिया। इसके तहत जो है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को रिजर्वेशन की बात कही गई। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद जो है इंडिया में सांप्रदायिक दंगे भड़कते चले गए और भारत में अयोध्या विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, गठबंधन की सरकारें, कोलिशन गवर्नमेंट। चौथा, इंडिया में जो है 1991 के टाइम पे एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। और पांचवा, 1990 में जो है धार्मिक राजनीति ने एक अलग जगह बना ली। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है गठबंधन का युग, कोलिशन गवर्नमेंट एरा। 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, जिसे भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों ने बाहर से सपोर्ट किया था। इसके बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जल्दी सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के साथ एक सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। इसके बाद 1996 में संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, जिसमें एचडी देवगौड़ा जो थे प्रधानमंत्री बने। 1998 में बीजेपी की सरकार बनी, जिसने जो एक गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2004 में जो है यूपीए, जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं, इसकी सरकार बनी और 2014 में ये हार गई। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आज भी उन्हीं की सरकार है। तो आखिर आप कह सकते हो कि 1990 से लेके 2024 तक बहुत सारी सरकारें बनी और गिरी, लेकिन एट द एंड कांग्रेस जो थी 2014 तक सबसे बड़ी पार्टी रही और आज के टाइम पे बीजेपी जो है एक सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है मंडल आयोग। आपको याद होगा
1979 में, यानी उस समय इंदिरा गांधी के समय, हमने जो है एक पार्टी देखी थी, इसका नाम था जनता पार्टी। मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी ने एक मंडल कमीशन लागू किया था, जिसमें तहत ये था कि हम जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, जितने भी कमजोर वर्ग है, उनको जो है हम लोग 27% आरक्षण देंगे। लेकिन उनकी सरकार जल्दी ही टूट गई, इसलिए इस फैसले को लागू नहीं कर पाए। लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने मंडल कमीशन की उस सिफारिश को लागू कर दिया और भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया। अगर आप कहते कि मंडल लगाएं कि न लगाएं, गांव गांव में खड़े हो जाती लाठी लेके, कहते लगना है नहीं लगना है, लगना है नहीं लगना है, आपस में लौट के खून खच्चर करा ना। मन मुटाव था, आग भड़की हुई थी। ये अब इससे मंडल से नहीं हुआ, उसके पहले से ये रही बात। वो कहते इसको एहसास करते थे। ये जो समाज जो है खाली एक वॉल्केनो पर स्नो कैप। इसके बाद जो है इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे दंगे होने लगे। तो पूरे इंडिया में जो है बहुत बड़े लेवल पे मंडल कमीशन के आरक्षणों को लेके बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस के द्वारा ये कह दिया कि जितने भी क्रीमी लेयर के लोग हैं, जितने भी वो लोग हैं जो ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग में जो अमीर लोग हैं, उनको इस टाइप की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। और आज भी इंडिया में जो है ये रिजर्वेशन लागू है। आखिर मंडल आयोग से फायदा क्या हुआ? तो चाहे सामाजिक फायदा हो या ना हो, राजनीतिक फायदा तो बहुत ज्यादा हुआ। काशीराम के नेतृत्व में 1978 में एक पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया बामसेफ। फुल फॉर्म में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन। ये पार्टी जो है बहुत बड़े लेवल पे गरीबों को और पिछड़े वर्गों को सपोर्ट करती है। इसके बाद बीएसपी बनी, बहुजन समाज पार्टी। हाथी और मायावती आप सब लोग जानते ही हैं। तो आप देख सकते हैं मंडल आयोग के आने के बाद बहुत ज्यादा जो है जातिवाद फैल गया, बहुत ज्यादा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के सपोर्ट में बहुत सारी पार्टीज बन गई। अब किस हद तक सही है नहीं है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। बड़ा फेवरेट टॉपिक है बीजेपी और हिंदुत्व। भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है? ना ना ना, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा एक पार्टी कहती है, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा है शुरू से ही। दरअसल 1980s के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो है हिंदुत्व को बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा जो भारत है यानी हिंदुस्तान वो सिर्फ हिंदुओं का है। और इसी एक डायलॉग से, इसी एक स्पीच से भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़ते चले गए। इसी बीच एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आया जिसने जो है कांग्रेस को ऑलमोस्ट डिक्रीज कर दिया और बीजेपी को ऑलमोस्ट इंक्रीज कर दिया। उस केस का नाम था साहबानो केस। दरअसल 1978 में एक 62 साल की मुस्लिम महिला को उसके ही पति ने तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक। और इसके बाद जो है वो जो है गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में चली गई। लेकिन ये कहा जाता है मुस्लिम लॉ में कि आप जो है महर की रकम वापस ले सकते हो और 3 महीने तक जो है हस्बैंड जो है महिला को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो है हस्बैंड और महिला का कोई जो है योगदान नहीं होगा, कोई जो है रिलेशन नहीं होगा। लेकिन साहबानो कहती है मैं 62 साल की हूं तो मैं अब कहां जाऊंगी। तो इसी चीज के लिए वो कोर्ट में केस करती है। लेकिन कांग्रेस जो है उस केस को ऑलमोस्ट डिक्रीज कर देता है, ऑलमोस्ट मना कर देता है कि नहीं भैया साहबानो गलत है। उसके बाद जो है ये हम पर्सनल लॉ में नहीं घुसेंगे। लेकिन इससे जो है कांग्रेस बहुत ज्यादा डिफेम हो जाता है, क्योंकि एक तो ये मानवता के खिलाफ भी है और दूसरा जो है उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के मर्दों को या सो कॉल्ड मेल को रुझाने का काम किया, जिससे जो है ये बहुत ज्यादा हीन भावना पैदा हो गई। और यहां पे भारतीय जनता पार्टी जो थी हिंदुत्व के नारे से आगे बढ़ती जा रही थी। वो दिखाना चाहती थी कि भैया अगर आप हिंदू हो तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। खैर अब ये बात किस हद तक सही है किस हद तक सही नहीं है, इसकी बात तो आगे एक सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकलता है जिसका नाम है अयोध्या विवाद। बाबरी मस्जिद का निर्माण जहाँ मस्जिद बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं। मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? सब हमारी मस्जिद गिराना चाहते हैं। इस मुल्क ने यह साबित कर दिया है कि वो हम कम तादादी, हम छोटी जमात के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। हम सभी लोग इस बारे में जानते हैं और सभी लोग एक्साइटेड भी हैं कि आखिर क्या हुआ था जो आज तक राम मंदिर की बातें चलती हैं। आखिर ये बाबरी मस्जिद विध्वंस क्या है? 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी हुसैन ने जो है राम मंदिर तोड़ के एक मस्जिद बनाया। अब ये बात किस हद तक जायज है किस हद तक सही है वो बहस का मुद्दा ही नहीं है। क्या हुआ कि बहुत टाइम बाद हिंदुओं के लोगों को लगा कि ये राम जन्मभूमि है, राम जी यहीं पैदा हुए थे।
तो जानबूझ के जो थे बाबर ने इस जगह को तोड़वा दिया और मस्जिद बना दिया। तो हमें जो है इसको दोबारा तोड़ के, या हमें जो है इसके लिए हमें लड़ना चाहिए और दोबारा से जो है यहाँ पे राम मंदिर लागू करना चाहिए। अब एकदम से क्या होता है, 1949 में मस्जिद के गर्भ में रामलला की मूर्ति प्रकट हो जाती है। अब ये प्रकट होती है या हो जाती है इस पे बहस नहीं है, लेकिन 1949 में जब रामलला की मूर्ति वहां प्रकट हो जाती है तो एक हिंदुत्व की भावना पूरे इंडिया में फैल जाती है कि भैया राम जी कुछ प्रकट हो गए हैं। 1980s के दौर में विश्व हिंदू परिषद भी इसमें घुस जाता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लेवल पे इसमें अपने आप को झोंक देती है। एक डायलॉग निकल के आता है, मंदिर वहीं बनाएंगे। खैर यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और इंडिया के तमाम कोर्टों ने कह दिया था कि भैया आप किसी भी हालत में जो है कोई दंगे नहीं कर सकते। इस समय यूपी में बीजेपी की सरकार थी, सीएम का नाम था कल्याण सिंह। उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा इन द सेंस वो लोग जो राम भक्त हैं, वो लोग जो भैया चाहते थे कि राम भूमि वहीं बने, राम मंदिर वहीं बने, वो लोग जो है हजारों की तादाद में अयोध्या आ जाते हैं। सीएम को वार्न किया गया था कुछ नहीं होना चाहिए, सीएम कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। फिर एक एक करके लोग जो है मस्जिद पे चढ़ते हैं और मस्जिद को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कल्याण सिंह की इस स्पीच को सुनिए। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। अब आप इस स्पीच से आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा खुश है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस स्पीच को सुनिए। A section of car sevaks, they went out of control and they did something which was not to be done. A clear assurance was given that no damage will be allowed to be caused to the disputed structure, and that assurance was not kept up. That's why we are sorry. हर कोई जो है अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के जयकारे लगा रहा था। मस्जिद टूट रहा था। ये सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का आस्था का प्रतीक है और यानी कितने सालों पुरानी एक जगह है, एक मूर्ति है, एक घर है, वो टूट रहा है। खैर 9 नवंबर 2019 में यानी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझा लिया और ये फैसला लिया कि भैया मस्जिद के लिए एक अलग जगह मिलेगी और राम मंदिर जो है वहीं बन जाएगा। 5 मार्च 2020 को भूमि पूजन हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे उस भूमि पूजन में थे और अभी हाल ही फिलहाल 22 जनवरी 2024 को वहां पे राम मंदिर बन गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबरी मस्जिद गिरना चाहिए था? सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो 1949 से लेके 2024 तक चलता रहा है? इन सब के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है गुजरात दंगे। 27 फरवरी 2002 में गोधरा में कांड हुआ। क्या हुआ? साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे में अचानक आग लग जाती है और लगभग 7 हिंदू जल के मर जाते हैं। ये वो लोग थे जो कार सेवा से आ रहे थे, वो लोग थे जो बाबरी मस्जिद विध्वंस में या सो कहा जाए राम मंदिर की मूर्ति बनाने में या राम मंदिर बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान, या वो लोग जो हिंदू समर्थक थे। एकदम से खबर फैली कि जो आग लगाई है ये मुस्लिम दंगाइयों ने लगाई है। इसके बाद पूरे गुजरात में बहुत ज़्यादा जो है दंगे फैल जाते हैं। आप इन क्लिप्स को देखिए। इन क्लिप्स में आपको साफ साफ दिख जाएगा कैसे लोगों के घरों को जलाया जा रहा था, कैसे जो है लोगों को मारा जा रहा था। एक काम करते हैं, एक महिला की इस बात को सुनते हैं। बंद का ऐलान तो था, सोसाइटी में सब वो लोग अपने घर सब सामान भी रात में ही जाके ले आए थे कि मालूम पड़ गया था कल बंद का ऐलान है। आराम से थे, मतलब किसी को ये था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन सुबह के अंदर जब उनका तो मतलब बहुत पहले से प्रोग्राम था, जब भी तो यानी 3-3 हजार के टोले और सब इधर से सब पूरी हमारी सोसाइटी को उन्होंने घेर लिया। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले इनका सोचा हुआ था। ये बंद के ऐलान में ये सब ऐसा क्यों हो गया? वो तो बंद का ऐलान था। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये बहुत सारी खबर थी। किसने किया ये सब? आखिर दंगा किसने फैलाया? दंगाई कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं होता, दंगाई सिर्फ दंगाई होता है। इसने भारत को एक बहुत ज्यादा जो है दिलों से तोड़ने वाला काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता।
न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। खैर, गुजरात दंगे में जो भी हुआ, इसको लेके सभी लोग शर्मिंदा हैं। गुजरात दंगों से सबको नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भाजपा को। भाजपा हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं और देखिए कितनी प्यारी बात बोलते हैं। मैं चुनाव में हार गया तो मैंने रोना शुरू नहीं किया कि हाँ मेरा क्या होगा, मर गया मैं। हार गए, हमने कहा कोई चिंता नहीं है, अगले साल फिर देखेंगे। हारने के बाद ये जज्बा। इसके बाद जो है 2004 में जो है यूपीए की सरकार बनती है, जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं, और हमारे देश के एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। ओके, एक माइंड मैप से समझते हैं कि आखिर इंडिया में कौन सी पार्टी कब जीती और क्या रहा। आप इस माइंड मैप को देखिए। 1984 में कांग्रेस को 415 सीट मिली, जो 1989 में 197 हो गई। इसके बाद 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 1991 तक उनको 120 सीटें मिल गई। आप इस ग्राफ को देख सकते हो कैसे कांग्रेस नीचे जा रही है और कैसे बीजेपी उठ रही है। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। उसके बाद जो है उसकी सरकार काफी टाइम तक रही, लेकिन 2004 में दोबारा से जो है यूपीए की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी जो है आज के टाइम पे लीडर बने हुए हैं। 2024 में भी उन्हीं की सरकार है। अब देखो, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम 4 बातों पे सभी के सभी लोग सहमत हैं। पहला, नई आर्थिक नीति। इंडिया में चाहे कोई भी सरकार आए या कोई भी सरकार जाए, लेकिन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में लागू की गई थी नरसिम्हा राव की सरकार में, उसको खत्म नहीं किया जाएगा। वो हर सरकार जो है कैरी ऑन करेगी। दूसरा, रिजर्वेशन। इंडिया में जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को, वो बरकरार रहेगा तब तक जब तक पूरी सरकार संपूर्ण बहुमत से इस चीज को हटाना दे। तीसरा, आज के टाइम पे जो है छोटी मोटी पार्टियों का भी उतना ही रोल प्ले है जितना बड़ी बड़ी पार्टियों का है, तो हमें जो है छोटी मोटी पार्टियों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें जो है विचारधाराओं पे पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ये, मैं वो। इन विचारधाराओं पे वोट नहीं देना चाहिए। हमें वोट देना चाहिए कि पार्टी कितना काम करने वाली है, क्या काम वो कर चुकी है और क्या वो काम करने वाली है। इस एजेंडा पे जो है हमें वोट देना चाहिए। इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। पॉलिटिकल साइंस का ये सफर एनिमेशन का खत्म होता है, लेकिन फिर भी हम आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाते रहेंगे। आपके एग्जाम में हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट पूरी रेडी है भैया, सेकंड बुक की अलग रेडी है, फर्स्ट बुक की अलग रेडी है, जाके देखो, लाइक करो। अगर आप नए हो तो भैया सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।